हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अशोक अग्रवाल और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ आज इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस टेंस के बारे में, इसका जो हिंदी नाम था वो आपको पहले बता चुका हूँ। टेंस वाली जो वीडियो थी उसमें बता चुका हूँ। इसका हिंदी में नाम होता है अनिश्चित वर्तमान काल, यानी कि जो चीज़ें वर्तमान काल में अनिश्चित होती हैं, इनडेफिनिट होती हैं, डेफिनिट नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ों को हम रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, हम किसी भी टेंस को जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात आती है उसकी पहचान की, आइडेंटिफिकेशन। हम किसी टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो आपको इस टेंस की जो पहचान है वो ध्यान रखनी है कि मुख्य क्रिया या मेन वर्ब के बाद में हमेशा ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ आदि शब्द दिए होते हैं। अब मुख्य क्रिया या जो मेन वर्ब होती है, इसके बारे में मैं आपको जो वर्ब चैप्टर था, वर्ब वाली जो वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। वहां पर आपको मैंने मेन वर्ब के बारे में पूरी तरह डिटेल में समझाया है। ठीक है। तो मेन वर्ब के बाद में हमेशा क्या दिया होगा? ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, ये शब्द जुड़े होंगे। जैसे राम बाजार जाता है, तो जाता है ना। तो यहाँ पे जा क्या होगी? मेन वर्ब हो गई, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ता है। ठीक है। तो इसी तरह से क्रिया के अंत में ये शब्द जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी मैं आपको वर्ब जो वीडियो थी उसमें आपको पूरी तरह बता चुका हूँ। हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग होती है डज एंड डू। ठीक है। अब यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब प्रयोग करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली है डज। तो डज का प्रयोग सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग होगा। ठीक है। सिंगुलर थर्ड पर्सन। अब सिंगुलर थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? जैसे ही, शी, इट, या कोई एक नाम। ठीक है। एक नाम दिया हो तो ऐसे सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो वहां पर हम काय का प्रयोग करेंगे? डज का। और बाकी के जितने भी होंगे प्लूरल, उन सभी के साथ क्या होगा? डू का प्रयोग होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ काय का प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा। ठीक है। तो ये थी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, और डू का प्रयोग होगा बाकी के सारे प्लूरल्स के साथ। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अपने इस टेंस के अंतर्गत पहले सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी किसी भी टेंस को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला सेंटेंस हमें पढ़ना पड़ेगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी भी बात का स्टेटमेंट, यानी कि कोई फैक्ट बात कही जा रही हो, तो उसमें कहीं भी कोई भी नॉट का प्रयोग नहीं होता और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। सीधा सीधा एक बात को कहा जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट मतलब होता है करने वाला या कर्ता। मैन वर्ब इसके बाद प्रयोग करेंगे। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, यानी कि मुख्य कार्य जो उस कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किस काम को वो कर रहा है। जैसे कि किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम क्या हो रहा है? किताब का। तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और अदर वर्ड, कब कर रहा है, या ऐसे कोई शब्द दिए होते हैं जैसे कि मैं कल आगरा जाऊंगा, तो कल जो शब्द है वो क्या होगा? हमारा अदर वर्ड होगा। या राम प्रतिदिन खाना खाता है, तो प्रतिदिन जो शब्द होगा वो होगा हमारा अदर वर्ड, अन्य शब्द। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एस या ई एस की। तो एस या एस की बात करते हैं तो मैं बताता हूँ आपको, एस ई एस का जो प्रयोग होगा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा। यानी हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तब हम एस या ई एस लगाएंगे। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब एस भी लगेगा और ई एस भी लगेगा। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं जरा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब ई एस कब लगाएंगे? जब मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद वाला लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, या फिर सी एच, डबल एस, या एस एच, या एक्स हो, तब हम काय का प्रयोग करेंगे? ई एक्स, ई एस का प्रयोग करेंगे। और इनके अलावा अगर कोई वर्ड होगा जिनसे हमारी मेन वर्ब एंड हो रही होगी, उनमें हम प्रयोग करेंगे एस। जैसे कि गो, ये हमारी मेन वर्ब है, तो यहाँ पर देखिए आप ओ आ रहा है, तो ओ आ रहा है, ओ इनमें शामिल है, इसलिए इसका मतलब हम क्या प्रयोग करेंगे? ई एस। और प्ले, जैसे हम दूसरी वर्ब लिख रहे हैं प्ले, यहाँ पर लेकिन वाई आ रहा है, वाई इनमें कहीं भी नहीं है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? वाई प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए जरा। जैसे मैंने लिखा रीड, तो रीड में यहाँ पे डी आ रहा है, डी कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? एस प्रयोग करेंगे। ये सारी जो मेन वर्ब है, या जो एस या एस वाला जो रूल है वो कब लगेगा? जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा। बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, तो हम कोई सब्जेक्ट यूज नहीं, कोई ऐसे इस यूज नहीं करेंगे। सीधा हम कहाँ पे आ जाएंगे? मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पर आ जाएंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल से सेंटेंस को समझ लेते हैं।
हम एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं, जैसे राम प्रतिदिन बाजार जाता है। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस एग्जांपल लिख दिया। यहाँ एग्जांपल में देखिए राम जो है वो करने वाला व्यक्ति है, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बाजार जाता है। अब यहाँ पे देखो ये ता है जुड़ा हुआ है, इससे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मैन वर्ब दी हुई है। तो मैंने आपको ये बताया था कि मैन वर्ब के बाद में हमेशा ता है या ती है, ते है, ये शब्द जुड़े होते हैं। तो वो सेंटेंस कौन से टेंस के अंतर्गत आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, तो इसको बनाते हैं जरा। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे मैन वर्ब। मैन वर्ब हमने बताई थी गो, तो मैन वर्ब का जाने का मतलब होता है गो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एस ए यस की। तो एस इज वाला वेल मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि एस कब लगाएंगे और यस कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो एस ए यस यहाँ पे लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जो गो है हमारी मैन वर्ब है वो एंड हो रही है, किससे, ओ से एंड हो रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, ई एस प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जब जाने वाली जगह का नाम दिया होता है तो हमेशा उसके बाद हम प्रीपोजिशन लगाते हैं टू। ठीक है, इसके बाद हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट। हमारा इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्केट। ठीक, अगला हमारा जो लास्ट है भूल के हिसाब से वो है अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द। अन्य शब्द क्या है, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन के लिए आप यहाँ पे डेली भी लगा सकते हैं या फिर एवरी डे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम बना सकते हैं। राम गोज टू मार्केट डेली, ये एवरीडे। ठीक है, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी के जो हमारा एग्जांपल था वो था हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का। अब हम एग्जांपल देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट वाला। जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप ते हैं के साथ में क्या जुड़ा, खेल जो हमारी है वो मैन वर्ब है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है ते हैं। ठीक है, तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है चिल्ड्रन यानी बच्चे। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे मैन वर्ब। मैन वर्ब है खेलना, खेलने का मैन वर्ब होता है प्ले। इसके बाद हम प्रयोग करेंगे एस ए यस। लेकिन मैंने बताया था आपको एस ए यस कब लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे एस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। सीधा हम मेन वर्ब पर कहाँ पहुंच जाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। क्या खेल रहे हैं वो, क्रिकेट। ठीक है, इसके बाद हमारा अदर वर्ड बचा क्या, मैदान में। मैदान में खेल रहे हैं, ये प्लेस हो गया, अदर वर्ड हो गया। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इन द ग्राउंड या फील्ड भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यहाँ पर जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यहाँ पे मेन वर्ब के बाद में कोई भी चीज या एस या यस दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रकार के सेंटेंस की, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का एक दूसरा प्रकार है, बस इसमें नहीं यानी नॉट शब्द का प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग फिर भी नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वही तरीका है, सब्जेक्ट लगाना होता है पहले। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव हो गया है। अभी तक हम यूज करते थे एस ए यस मैन वर्ब के साथ, लेकिन अब एस यस हट जाएगा। हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है सब्जेक्ट के बाद में, जो कि हम बता चुके हैं डज और या डू में से प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम मैन वर्ब फर्स्ट लगाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में लगेगा अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है हमारे सामने, राम प्रतिदिन बाजार नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है राम। फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी लगती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लगाएंगे डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लगाएंगे डू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राम जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, डज। ठीक, उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट। फिर इसके बाद लगाना हमें मैन वर्ब। तो मैंने बताया था आपको पहचान से पहले जस्ट क्या दिया होता है, मैन वर्ब दी होती है। मैन वर्ब हमारा है जाना, तो जाने की होती है गो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जाने वाली जगह का नाम दिया हो, जैसे कि बाजार, यहाँ पे जगह दी हुई है, तो उसके लिए बीच में क्या लगाएंगे, टू प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट क्या हमारा बाजार, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मार्केट। और लास्ट हमारा क्या बचा, अदर वर्ड प्रतिदिन। तो प्रतिदिन के हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेली। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव में बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो चिल्ड्रन बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू। ठीक है, डू लगा दिया। अब हम लगाएंगे नॉट। फिर हम लगाएंगे मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, खेलना। खेलने का क्या होता है मीनिंग, प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहे हैं वो, क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड क्या है, मैदान में, तो मैदान में के लिए क्या लग जाएगा, इन द ग्राउंड या फील्ड।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा सेंटेंस भी नेगेटिव में बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रकार के सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी स्टार्टिंग में हिंदी में दिया होता है इनमें क्या, लेकिन बीच में कहीं भी नॉट शब्द का प्रयोग नहीं होता और इनके अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है, प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन मार्क होता है वो हमेशा दिया होता है। तो इनको हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रयोग करते हैं अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम कक्षा में गाने गाते हो। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो हमारी डिपेंड करती है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यू जो है होता है वो हमारा प्लूरल होता है, इसलिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, डू। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा तुम, तो तुम का होता है यू। मेन वर्ब क्या है, गाते हो, तो गाने का होता है सिंग। क्या गाते हो, ऑब्जेक्ट क्या है, गाने, तो सॉन्ग्स, गाने शब्द जो है प्लूरल है तो सॉन्ग्स आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड क्या है, कक्षा में, तो कक्षा में के लिए इन द क्लास। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो बन गया, डू यू सिंग सॉन्ग्स इन द क्लास। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, क्या रीमा सुबह मंदिर जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए स्टार्टिंग हो रही है क्या से, यानी इंटरोगेटिव हो गया, बीच में कहीं भी नॉट शब्द नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा है रीमा जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, डस। ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, रीमा। इसके बाद हम प्रयोग करेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने का होता है गो। अब हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर, जाने वाली जगह का नाम हो गया, तो टू लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गो टू टेम्पल। अदर वर्ड क्या है, सुबह, तो सुबह किसी समय में जब काम होता है तो वहाँ पे इन प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इन द मॉर्निंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरे सेंटेंस का भी बन गया, डज रीमा गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस जो तीसरे प्रकार का था। अब मैं आपको चौथे वाला जो सेंटेंस है वो है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंटरोगेटिव तो है पर उसमें नेगेटिव यानी नॉट शब्द का प्रयोग भी होगा। तो किस तरह से होगा मैं आपको तीसरे वाले सेंटेंस में ऐड करके बता देता हूँ। तीसरे वाले सेंटेंस का हमारा जो फॉर्मूला था वो था हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। लेकिन अब हमारा जो सेंटेंस बनने जा रहा है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, इसी सेंटेंस में छोटा सा बदलाव कर देंगे, बस हमें सब्जेक्ट के बाद में क्या जोड़ना है, यहाँ पर नॉट जोड़ना है, और बाकी का पूरा फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। तो हमारा इस तरह से जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन ऑफ फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अनुसार यहाँ पर जो हिंदी सेंटेंस है उसमें भी बदलाव आ जाएगा, वो बन जाएगा, क्या तुम कक्षा में गाने नहीं गाते हो। यहाँ पर जस्ट नहीं शब्द का एडिशन हो जाएगा, नहीं शब्द यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब जब हिंदी में जुड़ा है तो इंग्लिश में भी जुड़ेगा वही फॉर्मूले के अनुसार। तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा ये रहा, तो बस हमें यहाँ पर नॉट जोड़ देना है। तो हमारा जो हिंदी सेंटेंस था वो था, क्या तुम कक्षा में गाने नहीं गाते हो। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, डू यू नॉट, ठीक है, यू के बाद नॉट आ गया, डू यू नॉट सिंग सॉन्ग्स इन द क्लास। ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह से हमारा जो सेंटेंस था अगला था, क्या रीमा सुबह मंदिर जाती है। तो इसको भी हम डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे, नॉट लगा करके, सब ऑब्जेक्ट के बाद बना दिया हमने, क्या रीमा सुबह मंदिर नहीं जाती है। तो इसका भी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेंगे, डज रीमा नॉट। यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा करके इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा, डज रीमा नॉट गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। तो ये भी हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया। इस तरह से हम तीसरे वाले सेंटेंस से ही चौथे वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने पांचवें प्रकार के सेंटेंस की, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हिंदी में सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनमें बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द उनमें बीच में दिया होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे, सबसे पहले हमें उसमें लगाना होगा WH वर्ड। WH वर्ड के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, केस चार्ट वाली जो वीडियो थी उसमें आप देख लेना। यहाँ पर WH वर्ड यानी कि ऐसे शब्द जो हमेशा WH से स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं WH वर्ड। दूसरी भाषा में इनको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। तो सबसे पहले हम उसमें क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लगा करके और उसमें लगाया जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो। तो यहाँ पर देखिए क्यों शब्द दिया हुआ है, क्यों का मतलब होता है, WH वर्ड जो होता है वो होता है वाई। ठीक है, वाई लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी लगती है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा तुम बहुवचन यानी प्लूरल, तो यहाँ पे लग जाएगा डू। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा यू। फिर उसके बाद मेन वर्ब है खेलना यानी कि प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलते हो, फुटबॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा फुटबॉल। ठीक है,
तो आंसर बन जाएगा हमारा सेंटेंस का वाई डू यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, वह पुस्तक क्यों पढ़ता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें फिर से क्यों, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड वाई। फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वह जो है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डज। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह यानी एक लड़का है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने के लिए होता है रीड। ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, तो रीड अ बुक। ठीक है, अदर वर्ड इसमें है नहीं, तो यहाँ पे हम सेंटेंस को कर देंगे एंड क्वेश्चन मार्क लगा करके। ठीक है, तो ये था हमारा पांचवें प्रकार का सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब मैंने आपको बताया था जैसे तीसरे में हम चौथा सेंटेंस बना सकते हैं, इसी तरह से हम पांचवें वाले में भी छठवां वाला सेंटेंस बना सकते हैं, जिसका भी नाम है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। या दोस्तों छठवां सेंटेंस है डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या परिवर्तन आता है, उसमें भी हम वही करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगाना होता है, नॉट जोड़ना होता है, और शेष फॉर्मूला जो हमारा वही रहता है। तो हमारा जो सेंटेंस फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन ऑफ फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके हिसाब से एग्जाम्पल में भी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे नहीं, तो ये बन जाएगा हमारा डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो बन जाएगा तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो। अब इसके हिसाब से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ड लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमने बोला था नॉट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर हम नॉट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये ऐड कर दिया यहाँ पर नॉट, तो हमारा जो ट्रांसलेशन है वो बन गया वाई डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हो। यहाँ पर क्यों भी आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है, और नहीं यानी नेगेटिव सेंस भी आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा था हमारा वह पुस्तक क्यों, इसमें भी हम नॉट जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है। तो इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेते हैं, वाई डज ही, फिर यहाँ पे भी हम जोड़ देंगे सब्जेक्ट के बाद में नॉट, तो ये भी हमारा कैसा बन जाएगा, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइज ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत 6 प्रकार के सेंटेंसेस, जो एक एक करके मैंने आपको समझाए, एग्जाम्पल भी आपको दे दिए। लेकिन अगर आपको और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उनको बना सकते हैं। आपको जो एग्जाम्पल बनाना नहीं है आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, अपने जो बनाए हुए एग्जाम्पल हैं उनको भी आप मुझे कमेंट करके भेज दीजिए, ताकि मैं उनको चेक कर सकूँ आपने सही बनाए हैं या नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कोई समस्या हो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।